हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन 11th चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। 10 चैप्टर तक आप लोग सारी थ्योरी और क्वेश्चंस कर चुके हैं। 11th चैप्टर इज ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। ये ड्यूअल नेचर क्या है, चैप्टर जैसे जैसे आगे बढ़ेगा उसके अंदर अपने को पता चलेगा। लेकिन उससे पहले, जब तक अपन ड्यूअल नेचर पे पहुंचेंगे उससे भी पहले अपने को एक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ना है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है उसको थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं अपन। सबसे पहले अपन एटम की बात करते हैं। एटम में क्या होता है, जो आप क्लासिकल थ्योरी पढ़ते हो उसके अंदर एक तो न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के अंदर कुछ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं। इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, न्यूक्लियस के चारों तरफ, ठीक है ना। माने कि इसमें एक इलेक्ट्रॉन ही है ऐसा। अब वो कितने ऑर्बिट से हैं, कितनी शेल है, वो सब डिपेंड करता है एटम कौन सा है। लेकिन ये जो सबसे आउटर मोस्ट शेल होती है, सबसे लास्ट वाली शेल, इसके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्या ये न्यूक्लियस से लूजली बाउंडेड होते हैं क्या? तो फ्री इलेक्ट्रॉन किसको बोलते हैं? इसी को बोलते हैं। जो सबसे लास्ट वाले ऑर्बिट में, लास्ट वाली शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको फ्री इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। ये एटम से, सॉरी, न्यूक्लियस से लूजली बाउंडेड होते हैं। क्योंकि न्यूक्लियस पर चार्ज है पॉजिटिव, इस पर चार्ज है नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव में अट्रैक्शन होगा, तो इस इलेक्ट्रॉन को इस न्यूक्लियस ने पकड़ के रखा है, ऐसा अपन समझ सकते हैं। लेकिन जो फोर्स लगाया है पकड़ने के लिए, जो अट्रैक्शन का फोर्स है, वो जैसे जैसे दूर जाएंगे वैसे वैसे कम होता जाएगा। आउटर मोस्ट शेल वाले इलेक्ट्रॉन पर अट्रैक्शन सबसे कम होता है, वो सबसे ज्यादा लूजली बाउंडेड होते हैं, ये सबको पता है, ठीक है। तो क्या होगा, ये एटम कहां पर है? मटेरियल के अंदर है ना। तो अपन किसी मेटल सरफेस की बात कर रहे हैं, मेटल सरफेस। तो मेटल सरफेस हो गई है। इस मेटल सरफेस के अंदर ऐसे कितने एटम्स होंगे? इनफाइनाइट एटम्स होंगे। इनफाइनाइट एटम्स के अंदर कितनी आउटर मोस्ट शेल होगी? बहुत सारी। उसमें कितने कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? बहुत सारे। तो इलेक्ट्रॉन और फ्री इलेक्ट्रॉन की दो अलग अलग तरह की बातें हैं, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन का मतलब तो सारे इलेक्ट्रॉन है, लेकिन फ्री इलेक्ट्रॉन्स केवल और केवल आउटर मोस्ट शेल वाले हैं, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे एटम्स इसमें हैं, यानी कि मेटल के अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो जब अपन ने 3rd चैप्टर पढ़ा था करंट इलेक्ट्रिसिटी, उसके अंदर मैंने एक वर्ड आपको यूज करवाया था, चार्ज कैरियर, याद आया? चार्ज कैरियर यानी कि ऐसे चार्ज जो करंट फ्लो कराने के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, उनको क्या बोलते हैं? चार्ज कैरियर। मेटल में चार्ज कैरियर कौन होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन। करंट की डेफिनेशन क्या होती है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। चार्ज का फ्लो होना, मेटल में कौन से चार्ज फ्लो होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन। तो फ्री इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने की वजह से करंट फ्लो होती है, इसलिए मेटल के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन चार्ज कैरियर होते हैं। सब मैंने बताया था उसमें। अब अपन मेटल को चार्ज करना चाहें, या तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकालो या इलेक्ट्रॉन ऐड करो। ये अपन ने पढ़ा था 1st चैप्टर में, मेथड्स ऑफ चार्जिंग। उसके अंदर मैंने 2-4 मेथड बताए थे, उनको थोड़ा यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। अगर किसी तरीके से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया जाए तो इस मेटल पर कैसा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव। तो कुल मिलाकर के इस चैप्टर का जो शुरुआत वाला पार्ट है, शुरू वाला पार्ट, उसमें अपन ने इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है। किस तरीके से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन एमिशन। इलेक्ट्रॉन के बाहर निकलने के तरीके इलेक्ट्रॉन एमिशन है। क्या क्या है वो भी सब देखेंगे अपन। अब मुझे ये बताओ, इस इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस ने पकड़ के बांध के रखा है, अट्रैक्टेड है। फिर भी अगर आप चाहो कि इलेक्ट्रॉन को यहां से बाहर निकाल दें, तो क्या आपको कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी? क्या एनर्जी देनी पड़ेगी? अब क्या होगा कि हर एटम की अलग अलग एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। रिक्वायर्ड एनर्जी सबकी अलग अलग होगी। अब क्या करना है, मैं एटम से आ रहा हूं मेटल पे। अरे भाई, जो मेटल है वो एटम से ही बना है, ठीक है ना। तो अपन मेटल की बात करते हैं। मुझे मेटल से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है, तो यानी कि एटम से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है। लेकिन इलेक्ट्रॉन तो है वो न्यूक्लियस से अट्रैक्टेड है, बंधा हुआ है, उसको वहां से निकालना है, एनर्जी देनी पड़ेगी। माना कि इस इलेक्ट्रॉन को यहां से बाहर निकालने के लिए 100 जूल की एनर्जी चाहिए, और आपने इसको एनर्जी दी मेटल सरफेस को 60 जूल की। क्या इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा? क्या नहीं निकलेगा, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि गिवन एनर्जी रिक्वायर्ड एनर्जी से कम है। लेकिन जैसे ही आप 100 जूल की एनर्जी दोगे तो इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर निकल जाएगा, इलेक्ट्रॉन का एमिशन हो जाएगा। आप 120 जूल की एनर्जी दोगे तो क्या होगा? तो भी निकलेगा, 130 से भी निकलेगा। लेकिन द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू एस्केप द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस इज कॉल्ड वर्क फंक्शन। अभी मैं बताऊंगा। दिस इज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड। अच्छा, ये बैरियर वर्ड का मतलब पता है? बैरियर का मतलब जो किसी चीज को रोकता है। तो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने से कौन रोक रहा है? एनर्जी। यानी कि यहां पर एक एनर्जी का बैरियर है। अगर आप उस एनर्जी बैरियर को क्रॉस कर लेते हैं तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा। जैसे आपने 60 जूल की एनर्जी मेटल सरफेस को दी, क्या एनर्जी बैरियर क्रॉस हुआ? क्या नहीं हुआ। 100 जूल 120 जूल पे हो गया? क्या हो गया। तो द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड इज एनर्जी बैरियर एंड द मिनिमम पोटेंशियल रिक्वायर्ड इज पोटेंशियल बैरियर।
ठीक है ना, क्योंकि पोटेंशियल से भी एनर्जी मिलती है ना। अगर मैं इस मेटल सरफेस को किसी बैटरी से कनेक्ट कर दूं, बैटरी का वोल्टेज V है, तो क्या इस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से इसको एनर्जी मिलेगी? क्या मिलेगी? तो पोटेंशियल, जो मिनिमम पोटेंशियल रिक्वायर्ड होगा इलेक्ट्रॉन के बाहर निकलने के लिए, उसको पोटेंशियल बैरियर बोल दिया जाएगा। मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड इज एनर्जी बैरियर। ठीक है ना, ये चीज समझ में आ रही है? तो कुल मिलाकर के इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है तो अपने को कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी। वो एनर्जी आप पोटेंशियल डिफरेंस लगा करके दो, उसको गर्म करके दो, आग लगा के दो, कैसे भी दो, कुल मिलाकर के आपको एनर्जी देनी है इसको। ठीक है ना। अच्छा, एक चीज और, ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं ये लूजली बाउंडेड होते हैं, मेटल में घूमते रहते हैं। लेकिन क्या ये मेटल से बाहर निकल जाते हैं क्या बिना एनर्जी के? होंगे तो मेटल में फ्री होंगे, घूमते रहेंगे, लेकिन ऐसे मेटल से बाहर नहीं निकल जाएंगे। बाहर निकलने के लिए तो क्या होगा? एनर्जी ही देनी पड़ेगी। ठीक है ना। तो ये जो एनर्जी अपन जो दे रहे हैं, मिनिमम एनर्जी, दिस मिनिमम एनर्जी इज कॉल्ड वर्क फंक्शन। तो इस चैप्टर की शुरुआत अपन जिस टॉपिक से कर रहे हैं, पहला टॉपिक विच इज वर्क फंक्शन। इस वर्क फंक्शन को W0 या फाई नोट, दोनों में से किसी से भी डिनोट कर सकते हैं, W0 और फाई नोट। तो हेडिंग डालो वर्क फंक्शन। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ वर्क फंक्शन। It is the minimum amount of energy required by an electron to just escape from the metal surface is called work function of the metal। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने के लिए एनर्जी चाहिए। क्या हर मेटल का वर्क फंक्शन अलग अलग होगा क्या? बिल्कुल होगा। तो वर्क फंक्शन किस किस चीज पे डिपेंड करेगा? नेचर ऑफ मेटल। आयरन है तो अलग, कॉपर है तो अलग, सीजियम है तो अलग, हर चीज का अलग अलग होगा। और एक ही मेटल के भी अलग अलग सरफेस का वर्क फंक्शन अलग अलग हो सकता है, यानी कि सरफेस की कंडीशन कैसी है उस पर भी डिपेंड करेगा। जैसे आयरन के ही अलग अलग टाइप्स हैं, आयरन के ही अलग अलग ब्लॉक्स हैं, लेकिन उसकी सरफेस सबकी अलग अलग तरीके की है, नेचर सरफेस की कंडीशन सबकी अलग है, तो भी वर्क फंक्शन वेरी करेगा। ठीक है। अब वर्क फंक्शन है क्या? वर्क फंक्शन क्या है? एनर्जी। तो बताओ वर्क फंक्शन की यूनिट क्या होगी? जूल। लेकिन इसको इस चैप्टर में जूल तो ठीक है, जूल से भी अपन रिप्रेजेंट करेंगे, लेकिन अब अपन इस चैप्टर में एनर्जी को इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भी रिप्रेजेंट करेंगे। ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट मैं आपको सेकंड चैप्टर के अंदर बता चुका हूं। ठीक है ना। तो अपन आगे बढ़ते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको नोट कर लो, फिर लिखो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बताओ इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है? किसी को बताओ तो बताओ। हाँ, देखो सेकंड चैप्टर में मैंने आपको बताया था पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल्स टू क्या होता है? वर्क डन अपॉन चार्ज। याद आया? तो यहां से वर्क डन बराबर क्या होगा? चार्ज इनटू पोटेंशियल, और वर्क डन इज इक्विवेलेंट टू एनर्जी। अब एनर्जी काइनेटिक हो या जब जो जरूरत होगी तब अपन यूज कर सकते हैं उसको। तो एनर्जी बराबर क्या होता है? चार्ज इनटू पोटेंशियल। कुल मिला के चार्ज, अच्छा चार्ज की यूनिट क्या होती है? कूलम, और इसकी क्या होती है? वोल्ट। कूलम इनटू वोल्ट। चार्ज को पोटेंशियल से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलता है? एनर्जी। तो अब अपन बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट जिसको EV से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या करेंगे अपन? एक इलेक्ट्रॉन को ए लेना है, केवल एक इलेक्ट्रॉन। तो एक इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस देना है। एक इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस देना है। तो इलेक्ट्रॉन क्या है? चार्ज। इलेक्ट्रॉन है चार्ज, उसको अपन ने क्या दिया? पोटेंशियल डिफरेंस। तो चार्ज को जब पोटेंशियल डिफरेंस देंगे तो उस चार्ज को क्या मिल जाएगी? एनर्जी मिल जाएगी। तो एनर्जी अटेन्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन व्हेन इट इज गिवन एन पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट, द एनर्जी इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे? तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल्स टू 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब क्या? 1 इलेक्ट्रॉन इंटू 1 वोल्ट। एक इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस दिया। इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितनी होती है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम को कितने वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस दिया? 1 वोल्ट का। और कूलम इंटू वोल्ट क्या होता है? कूलम इंटू वोल्ट एनर्जी की यूनिट क्या होती है? जूल। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल्स टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इतने जूल होता है। अब इस चैप्टर में आपको इसको जूल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, जूल को भी इसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 1 जूल इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दोनों को एक दूसरे में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है। तो मैं इसके डेफिनेशन बोल रहा हूं, आप लोग नोट कर लीजिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट की। द काइनेटिक एनर्जी गेन्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन
द काइनेटिक एनर्जी गेन्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन when it is accelerated through an potential difference of 1 volt. ठीक है, हर मेटल सरफेस का वर्क फंक्शन यानी कि क्या, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी अलग अलग होता है। तो उसका एक एग्जांपल है, एक है सीजियम और एक है प्लेटिनम। सीजियम का वर्क फंक्शन यानी कि या तो W नोट या फिर फाई नोट, दोनों में से किसी से भी डिनोट कर दो। सीजियम का होता है 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, ये याद रखने की जरूरत नहीं है, जब भी आएगा एग्जाम में तो आपको दिया गया होगा। और प्लेटिनम का है 5.65 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये सीजियम का मिनिमम है, प्लेटिनम का मैक्सिमम है। बाकी जितने भी मेटल होंगे उसका इसके बीच में होगा। ठीक है, दिस इज इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड वर्क फंक्शन। तो अभी अपन ने ये देखा कि इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए उसको अपन वर्क फंक्शन बोल रहे हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेंगे कैसे? तो इलेक्ट्रॉन के बाहर निकलने की प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन एमिशन। ठीक है ना, उसके कुछ तरीके हैं, उसमें से पहला मेथड है थर्मियोनिक एमिशन। फर्स्ट चैप्टर में भी बताया था मैंने आपको। थर्मियोनिक एमिशन का मतलब क्या? कोई मेटल सरफेस है, दिस इज मेटल सरफेस। मेटल सरफेस के अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेकिन वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स अपने आप रूम टेम्परेचर पर, नॉर्मल टेम्परेचर पर बाहर थोड़ी निकल जाएंगे, है तो सरफेस के अंदर अंदर ही वो। इसको एनर्जी देनी है, तो एनर्जी देने के लिए क्या किया? इसको हीट दी। तो अपन ने जब इस मेटल सरफेस को हीट दी तो ये हीट कहां तक पहुंची? फ्री इलेक्ट्रॉन्स के पास में पहुंची। अगर वो एनर्जी सफिशिएंट है बाहर निकलने के लिए, क्योंकि हर मेटल सरफेस के लिए अलग अलग एनर्जी है, अगर वो एनर्जी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए सफिशिएंट है तो ये सरफेस के पास वाले इलेक्ट्रॉन बाहर निकल सकते हैं। इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए यानी कि इलेक्ट्रॉन एमिशन हो गया। ठीक है, ये जो बाहर निकलने वाले इलेक्ट्रॉन है इनको थर्मियोन्स या थर्मो इलेक्ट्रॉन्स बोला जाता है। थर्मो इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि थर्मल मेथड की वजह से, हीट देने की वजह से जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकले हैं, इसलिए इनको क्या बोला जाएगा? थर्मो इलेक्ट्रॉन्स या थर्मियोन्स। ठीक है, कर लीजिए इसको नोट। और भी है कुछ मेथड्स। अगले तरीके हैं इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के, फील्ड एमिशन। फील्ड का मतलब कौन सा फील्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल। ठीक है ना, तो क्या करना है? मेटल सरफेस के अक्रॉस एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया। इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से आएगा? बैटरी लगा दो। तो यहां पर क्या किया? एक बैटरी कनेक्ट कर दी, पॉजिटिव नेगेटिव। तो पॉजिटिव टर्मिनल वाला पॉजिटिव और नेगेटिव से कनेक्टेड नेगेटिव हो जाएगा। पॉजिटिव से नेगेटिव मेटल सरफेस के अक्रॉस एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाएगा। इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इसके अंदर जो भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे उस पर फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज पे फोर्स लगता है, फोर्स लगने से उसके अंदर एनर्जी आ सकती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स है उसको एनर्जी मिलेगी। लेकिन अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज्यादा हाई है, अप्रोक्सीमेटली 10⁸ वोल्ट पर मीटर, इतना ज्यादा हाई इलेक्ट्रिक फील्ड जब लगेगा, उस हाई इलेक्ट्रिक फील्ड से इलेक्ट्रॉन को जो एनर्जी मिलेगी वो भी बहुत ज्यादा होगी, और हो सकता है कि उस एनर्जी से इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस से बाहर निकल जाए। तो इस तरीके को क्या बोला जाता है? फील्ड एमिशन। इलेक्ट्रिक फील्ड या पोटेंशियल लगाने की वजह से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड फील्ड एमिशन। और इस चैप्टर के अंदर जो अपन पढ़ने वाले हैं अगले 2-3 दिनों तक, दैट इज फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। ये अपन इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट या फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। फोटो इलेक्ट्रिक का मतलब क्या? फोटोन और इलेक्ट्रिसिटी। फोटोन के गिरने से इलेक्ट्रॉन का बाहर निकलना। और फोटोन का मतलब क्या होता है? लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो अपन ऐसा बोल सकते हैं कि जब लाइट गिरती है मेटल पे, या फोटोन गिरते हैं मेटल पे, या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव गिरती है मेटल पे, तो ये मेटल सरफेस है, मेटल सरफेस के ऊपर लाइट गिर रही है। लेकिन लाइट की एनर्जी उतनी होनी चाहिए जो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जरूरी है। तो इसलिए लिखा है सफिशिएंट फ्रीक्वेंसी, एनर्जी इज रिलेटेड टू फ्रीक्वेंसी। 9th चैप्टर में मैंने बताया था, है ना। तो एनर्जी इज रिलेटेड टू फ्रीक्वेंसी। तो जब किसी मेटल सरफेस पे सफिशिएंट एनर्जी की फ्रीक्वेंसी की लाइट गिरेगी तो इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर निकल जाएंगे। इस एमिशन को क्या बोला जाता है? फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। और लाइट की वजह से इलेक्ट्रॉन बाहर निकले हैं, फोटोन की वजह से इलेक्ट्रॉन बाहर निकले हैं, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रॉन्स। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रॉन्स। तो यह है इलेक्ट्रॉन एमिशन का एक और तरीका।
नेक्स्ट मेथड है सेकेंडरी एमिशन। सेकेंडरी एमिशन का मतलब क्या होगा? कुल मिलाकर के बेसिक कंसेप्ट क्या है? इलेक्ट्रॉन्स आर बाउंडेड विद न्यूक्लियस, फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर बाउंडेड विद न्यूक्लियस, उनको बाहर निकालना है तो एनर्जी देनी है। अब वो आप एनर्जी देने के तरीके सोच लो, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है तो एनर्जी देनी है, एनर्जी देने के जितने तरीके हैं वो सब इलेक्ट्रॉन एमिशन के तरीके हैं। तो एक और एनर्जी देने का तरीका है सेकेंडरी एमिशन। 11th क्लास में कोलिजन पढ़ा था। कोलिजन में क्या पढ़ा था अपन ने? एक ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, दूसरा ऑब्जेक्ट आता है, इस ऑब्जेक्ट के पास में काइनेटिक एनर्जी है 100 जूल। जब ये इससे टकराएगा तो हो सकता है कि 100 की 100 जूल ट्रांसफर कर दे, हो सकता है आधी कर दे, आधी से ज्यादा कर दे, आधी से कम कर दे। कुल मिला के इसके पास अभी एनर्जी कितनी है? कोई पार्टिकल एनर्जी लेकर के जब इससे टकराएगा तो इसको एनर्जी मिलेगी क्या? मिलेगी, थोड़ी कम ज्यादा, पूरी की पूरी, ऐसा कुछ भी कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। कुल मिलाकर के कोलिजन से एनर्जी का ट्रांसफर होता है। तो बस वही काम अपने को यहां पर भी करना है। क्या करना है? मेटल सरफेस, ठीक है ना, ये हो गई मेटल सरफेस। मेटल सरफेस के अंदर कौन क्या है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये हो गए फ्री इलेक्ट्रॉन्स। फ्री इलेक्ट्रॉन को एनर्जी कैसे देंगे? पहले से कोई इलेक्ट्रॉन है जो हाई एनर्जी वाला है, उसको इसके ऊपर कोलाइड कराएंगे, स्ट्राइक करवाएंगे, तो इलेक्ट्रॉन आया, ये है हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन, ये आया मेटल सरफेस से टकराया। और है हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन, ये भी आया मेटल सरफेस से टकराया। मेटल सरफेस के अंदर कौन है? फ्री इलेक्ट्रॉन। तो ये इलेक्ट्रॉन इस रेस्ट वाले इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? एनर्जी का ट्रांसफर करेगा, तो इसकी एनर्जी हो गई हाई। मेटल सरफेस वाले इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या हो गई? हाई हो गई। अगर ये हाई एनर्जी बाहर निकलने के लिए सफिशिएंट है तो ये इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर निकल सकते हैं, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन बाहर दूसरी बार में निकला। दूसरी बार का मतलब क्या? पहले तो ये इलेक्ट्रॉन को अपन ने एनर्जी दी, बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दी, उसकी एनर्जी दूसरी बार इसको मिली, फिर ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकले। दैट्स व्हाई दीज इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स। लाइट की वजह से निकलते हैं तो फोटो इलेक्ट्रॉन्स, थर्मल की वजह से निकलते हैं तो थर्मो इलेक्ट्रॉन्स, और सेकेंडरी एमिशन की वजह से निकलते हैं तो सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स। तो ये सारे मेथड हैं इलेक्ट्रॉन को मेटल सरफेस से बाहर निकालने के। नेक्स्ट टॉपिक इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। बहुत दिनों तक, दो तीन दिनों तक अपन इसी को पढ़ते रहेंगे। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है, इसका एक्सपेरिमेंट करेंगे, और एक्सपेरिमेंट के ऊपर बेस्ड बहुत सारे इफेक्ट पढ़ेंगे। फिर उसकी कोई थ्योरी होगी, उस थ्योरी के फेलियर, पॉजिटिव पॉइंट्स, नेगेटिव पॉइंट्स, यानी कि एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस, ये सारी चीजें अपन पढ़ने वाले हैं। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर क्या है? एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट है। अपन ने क्या किया? 2 मेटल प्लेट ली, ये हो गई 2 मेटल प्लेट। इस मेटल प्लेट को कनेक्ट कर दिया हाई वोल्टेज बैटरी से, ये हो गई हाई वोल्टेज बैटरी। एक स्विच लगा दिया, नेगेटिव से जो प्लेट कनेक्टेड है वो कैसी होगी? बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड प्लेट कैसी होगी? पॉजिटिव। कैथोड को किसको बोलोगे? एनोड किसको बोलोगे? ठीक है। अब इसको मैंने क्या किया? एक ग्लास ट्यूब के अंदर बंद कर दिया, ठीक है। दिस इज इवेक्यूएटेड ग्लास ट्यूब, वो बता रहा हूं मैं। इवेक्यूएटेड ग्लास ट्यूब क्या होता है? इसके अंदर वैक्यूम क्रिएट किया। वैक्यूम क्रिएट करने का मतलब क्या? इसके अंदर एयर भी नहीं होनी चाहिए, कोई मीडियम नहीं है इसके अंदर, ठीक है ना। अब क्या तरीका है वो सब अपने को नहीं सोचना है। कुल मिलाकर के इसके अंदर एयर, मीडियम कुछ भी नहीं है, पूरी जगह पर, सब जगह पर वैक्यूम है, ठीक है। और ग्लास ट्यूब है, यानी कि क्या? लाइट इसके अंदर आ सकती है, ग्लास की सरफेस है, तो यहां से अपन ने इसके ऊपर लाइट इंसिडेंट करवाई, नेगेटिव वाली प्लेट के ऊपर। अब ये जो प्लेट है ये मेटल की प्लेट है, मेटल प्लेट है। मेटल प्लेट के ऊपर लाइट गिर रही है, हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए। अभी पढ़ा अपन ने, कब निकलेंगे इलेक्ट्रॉन बाहर? सफिशिएंट एनर्जी होनी चाहिए। जो लाइट आ रही है उस लाइट के पास में एनर्जी है, और इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने के लिए भी एनर्जी चाहिए। जितनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने के लिए चाहिए, उतनी एनर्जी अगर लाइट के पास में है तो यहां से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएंगे। अब ये एक्सपेरिमेंट अपन क्या कर रहे हैं? अपन वास्तव में देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं कि निकलते हैं कि नहीं निकलते हैं। कैसे पता चलेगा? अपन यहां पर एक अमीटर लगा देते हैं, मिली अमीटर, माइक्रो अमीटर, छोटी से छोटी करंट को भी डिटेक्ट कर दे तो एमीटर, यानी कि जो एम्पियर में करंट मेजर करेगा, मिली एमीटर जो 10⁻³ में करंट मेजर करेगा, माइक्रो एमीटर यानी कि 10⁻�6 में करेगा। तो ऐसा कोई छोटी रेंज वाला एमीटर अपन ने लगा दिया, ठीक है। अब यहां से इलेक्ट्रॉन निकला, इलेक्ट्रॉन पर कैसा चार्ज है? नेगेटिव।
तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन इस मेटल सरफेस से बाहर निकलेगा, बाहर निकलने के बाद वो सोचेगा कि मैं कहां जाऊं, तो कहां जाएगा वो, नेगेटिव प्लेट की तरफ जाएगा कि पॉजिटिव प्लेट की तरफ जाएगा, पॉजिटिव प्लेट की तरफ जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन जाएगा पॉजिटिव प्लेट की तरफ। इलेक्ट्रॉन चला, इलेक्ट्रॉन फ्लो हुआ, व्हाट इज इलेक्ट्रॉन चार्ज, तो जैसे ही चार्ज यहां से निकला तो चार्ज चला, चार्ज फ्लो हुआ, और रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज क्या होता है, करंट। तो जैसे ही इसके ऊपर अपने लाइट इंसिडेंट कराई तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता हुआ दिखेगा क्या, इलेक्ट्रॉन दिखता थोड़ी है क्या, दिखेगा तो है ही नहीं वो। तो लाइट गिरी और लाइट के गिरने से इस मिली एमीटर में या माइक्रो एमीटर के अंदर क्या होगा, डिफ्लेक्शन आएगा। तो लाइट के गिरने से जब इसमें डिफ्लेक्शन आएगा तो अपने को समझ में आएगा कि लाइट गिरी तो जरूर यहां से इलेक्ट्रॉन बाहर निकला होगा, और फिर वो इलेक्ट्रॉन किस तरफ गया होगा, पॉजिटिव प्लेट की तरफ। तो इलेक्ट्रॉन जब चला होगा, गया होगा, फ्लो हुआ होगा, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट, इसीलिए यहां पर करंट आई होगी। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का मतलब क्या हुआ, व्हेन लाइट ऑफ सफिशिएंट एनर्जी और फ्रीक्वेंसी फॉल्स ऑन मेटल सरफेस, इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड फ्रॉम इट, दिस फिनोमेनन इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और लाइट के गिरने से जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं उसको क्या बोला जाता है, फोटो इलेक्ट्रॉन्स। ये अभी लिखी थी अपन ने डेफिनेशन, लेकिन ये पता सबसे पहले कब पता चला होगा, कैसे पता चला होगा, ये उसका एक्सपेरिमेंट है। यहां पर करंट डिटेक्ट हुई तो अपने को लगा कि ये लाइट की वजह से हुई है, क्योंकि जैसे ही यहां से लाइट को बंद कर दिया, जैसे ही लाइट को बंद किया, यहां पे करंट कितनी हो गई, 0। फिर लाइट को इंसिडेंट करवाया, करंट आ गई, ठीक है ना। तो दिस इज द एक्सपेरिमेंट। तो एक बार ये डायग्राम बना लो, फिर मैं डेफिनेशन लिख देता हूं यहां पर। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इसको नोट कर लीजिए, ये पहले भी मैंने बता दी थी वैसे तो। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, द phenomenon of emission of electrons from a metal surface when electromagnetic radiations of sufficient high frequency are incident on it is called photoelectric effect, and these ejected electrons are called photoelectrons. फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को समझने के लिए अपन एक एक्सपेरिमेंटल स्टडी करते हैं, तो हेडिंग डाल सकते हैं एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। वो जो पेपर ने डायग्राम बनाया था उस डायग्राम को थोड़ा और अच्छे से बनाते हैं। एक्सपेरिमेंटल सेटअप है, क्या होना चाहिए, बैटरी, कैथोड एनोड, एक इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब। अब लाइट के गिरने से, लाइट इंसिडेंट होने से करंट बढ़ रही है या घट रही है, इसको अगर देखना है तो अपने को एक एमीटर की जरूरत पड़ेगी। और नीचे जो बैटरी लगा रखी थी उसके पोटेंशियल का कुछ इफेक्ट हो रहा है क्या करंट पे, वो देखने के लिए आपको एक पोटेंशियल मेजर करने की डिवाइस, जिसको क्या बोलते हैं, वोल्टमीटर, वो लगाना पड़ेगा। तो वोल्टमीटर, एमीटर, दोनों चीज अपन लगा देते हैं। तो एक तो अपन लेते हैं इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब, इसके अंदर 2 मेटल प्लेट लगा दी, ठीक है ना। ये 2 मेटल प्लेट है, ये एक इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब है, और ये है एक विंडो, मतलब यहां से क्या लाइट आने के लिए एक विंडो बना रखी है, ये भी ग्लास की है। तो पूरी की पूरी इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब। बाकी दूसरी जगह पर ना जाए और सारी की सारी लाइट केवल इसी प्लेट के ऊपर कंसंट्रेटेड हो, जैसे वो लेंस क्यों यूज करते हैं अपन, सारी लाइट एक जगह पर इकट्ठा हो जाए उसके लिए, ठीक है ना। ठीक है, चलो वीडियो पॉज है कि ऑन है, ठीक है। ये ग्लास विंडो है, इसको कनेक्ट करना है बैटरी से, स्विच लगा दिया, बैटरी का वोल्टेज है भी, लेकिन मैं चाहता हूं कि वोल्टेज को मैं चेंज कर पाऊं, मतलब कभी मैं 2 वोल्ट भेजूं, कभी 5 वोल्ट भेजूं, कभी 6 वोल्ट भेजूं, बार बार मैं वोल्टेज को चेंज कर पाऊं, उसके लिए मुझे लगाना पड़ेगा एक पोटेंशियल डिवाइडर या वोल्टेज डिवाइडर। तो यहां पर ऐसा एक पोटेंशियल डिवाइडर लगा दिया, ठीक है। यहां से इसको डिस्कनेक्ट करके इसको रियोस्टेट भी बोल सकता है या पोटेंशियल डिवाइडर भी बोल सकता है। अब इसका मतलब क्या है वो समझो, इस बैटरी का सारा पोटेंशियल यहां पर आ जाएगा इसके अक्रॉस। तो जब आप इस जॉकी को यहां टच करोगे इस जगह पे, इसका मतलब क्या हुआ, इस बैटरी का सारा पोटेंशियल ऊपर यूज हो रहा है, ठीक है। और जब आप इसको बीच में टच करोगे, इसका मतलब क्या हो रहा है, कम पोटेंशियल यूज हो रहा है, ठीक है ना। दिस इज पोटेंशियल डिवाइडर। तो वोल्टेज डिवाइडर या पोटेंशियल डिवाइडर, पोटेंशियल डिवाइडर। तो कुल मिलाकर के अपन बैटरी का वोल्टेज सर्किट में पहुंचने वाला जो है उसको चेंज कर सकते हैं। कितना वोल्टेज यहां पर पहुंचा उसको मेजर भी करना पड़ेगा, तो मेजर करने के लिए यहां पर क्या लगा दिया, एक वोल्टमीटर।
इसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है वो मेजर कर लिया वोल्टमीटर से। सर्किट में करंट कितनी फ्लो हो रही है उसको मेजर करने के लिए एमीटर लगाएंगे, लेकिन करंट बहुत कम अमाउंट की होती है इसलिए माइक्रो एमीटर होगा। 10⁻⁻6 एम्पियर ऐसे मैग्नीट्यूड की करंट होती है। ठीक है, यहां से इस ग्लास विंडो से इसके ऊपर लाइट गिरेगी, लाइट के गिरने से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे। तो अलग अलग तरह के मेटल होते हैं, मेटल ऐसा लगाना है ताकि लाइट के लिए ज्यादा सेंसिटिव हो, लाइट के गिरने से इलेक्ट्रॉन आसानी से निकले, ऐसे मटेरियल को फोटो सेंसिटिव मटेरियल बोलते हैं। तो ये जो कैथोड होगा, ये एनोड है, ये कैथोड है, ये जो कैथोड होगा ये फोटो सेंसिटिव मटेरियल का होगा, फोटो सेंसिटिव मटेरियल या फोटो सेंसिटिव प्लेट। ठीक है, लाइट के गिरने से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे, वो इलेक्ट्रॉन किस तरफ जाएंगे, एनोड की तरफ। तो सारे इलेक्ट्रॉन को ये प्लेट इकट्ठा करेगी, सारे इलेक्ट्रॉन को ये प्लेट कलेक्ट करेगी, इसलिए इसको कलेक्टर प्लेट भी बोला जाता है। कलेक्ट करेगी ये इलेक्ट्रॉन्स को, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड कलेक्टर प्लेट। तो ये तो हो गया एक्सपेरिमेंटल सेटअप। ठीक है, इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब है, ग्लास विंडो है, कैथोड एनोड दोनों मेटल प्लेट है। कैथोड जो है वो फोटो सेंसिटिव प्लेट है ताकि लाइट के लिए सेंसिटिव हो, लाइट के गिरने से इलेक्ट्रॉन आसानी से निकले बाहर। ठीक है, कलेक्टर प्लेट जो इलेक्ट्रॉन को कलेक्ट कर रही है, करंट मेजर करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करेंगे, पोटेंशियल को वेरी करेंगे, चेंज करेंगे। तो यह है एक्सपेरिमेंटल सेटअप। अब इस एक्सपेरिमेंटल सेटअप की अपने को स्टडी करनी है अलग अलग पॉइंट पे। ठीक है, जब यहां से लाइट इसके ऊपर गिरेगी, क्या लाइट के गिरने से इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, क्या मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे? लाइट के गिरने से जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं ऐसे इलेक्ट्रॉन को क्या बोला जाता है, फोटो इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इलेक्ट्रॉन सारे एनोड की तरफ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे, तो क्या आउटर सर्किट में करंट फ्लो होगी क्या? तो आउटर सर्किट के अंदर जो करंट फ्लो होगी, इस करंट को क्या बोला जाएगा, फोटो करंट, फोटो करंट या फोटो इलेक्ट्रिक करंट। अब ये नाम ध्यान रखना है क्योंकि बार बार काम आएगा चैप्टर में। लाइट के गिरने की वजह से जो करंट फ्लो हो रही है, दैट करंट इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रॉन अगर इस तरफ आएंगे तो करंट ऐसे जाएगी। ठीक है ना, तो आउटर सर्किट में जो करंट फ्लो हो रही है वो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है। अब अपने को इस करंट के ऊपर इफेक्ट देखना है, करंट के ऊपर जो इफेक्ट होगा वही तो इलेक्ट्रॉन का होगा, या इलेक्ट्रॉन का इफेक्ट ही करंट पे आएगा? क्योंकि इलेक्ट्रॉन अगर जल्दी जल्दी यहां पर आ जाएगा तो करंट की वैल्यू कैसी होगी, ज्यादा। इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे आएगा तो करंट की वैल्यू होगी कम। क्योंकि बताओ करंट की डेफिनेशन क्या होती है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। केवल चार्ज का फ्लो होना करंट नहीं है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज करंट। चार्ज कितना जल्दी या कितना देर से आ रहा है वो करंट है। ज्यादा इलेक्ट्रॉन आएंगे तो करंट अलग, कम इलेक्ट्रॉन आएंगे तो कम करंट अलग। तो लाइट को बढ़ाने से घटाने से करंट पे क्या इफेक्ट होता है, पोटेंशियल को बढ़ाने और घटाने से करंट पे क्या इफेक्ट होता है, ये सारे इफेक्ट को अपन स्टडी करेंगे। दैट इज कॉल्ड एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो पहले ये डायग्राम बना लो, फिर एक एक पॉइंट को अपन एक्सप्लेन करते हैं। इस एक्सपेरिमेंटल स्टडी को आगे पढ़ने से पहले कुछ चीजों की जानकारी ले लेते हैं। एक होता है इंटेंसिटी ऑफ लाइट और एक होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। इंटेंसिटी ऑफ लाइट एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, इन दोनों में क्या डिफरेंस है इसको समझते हैं। इंटेंसिटी बढ़ाने से क्या होता है, फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से क्या होता है। तो फ्रीक्वेंसी तो आसानी से समझ में आ जाएगा आपको। आपने एक आइंस्टाइन इक्वेशन पढ़ी है क्या, E=h/d, सॉरी फोटो इलेक्ट्रिक फोटोन की एनर्जी, एनर्जी ऑफ फोटोन, आइंस्टाइन इक्वेशन तो E=mc² है। तो दिस इज द एनर्जी ऑफ फोटोन। एनर्जी ऑफ फोटोन इज गिवन बाय E=h/nu। और फोटोन क्या है बेटा, लाइट, यानी कि एनर्जी किसकी, लाइट की। तो एनर्जी h/nu, जिसमें h का मतलब क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट, और ये न्यू का मतलब क्या है, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट या फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन। तो कुल मिलाकर के एनर्जी किस पे डिपेंड करती है, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है। किसकी एनर्जी, एनर्जी ऑफ लाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। अगर आप लाइट की फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे तो क्या चीज बढ़ेगी, एनर्जी। ठीक है ना, जैसे ये मेटल सरफेस के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, दीज आर दी फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन मेटल सरफेस। इसके ऊपर आपने लाइट इंसिडेंट करवाई तो माना कि 5 फोटोन इसके ऊपर गिर रहे हैं, 5 फोटोन इसके ऊपर गिर रहे हैं। ठीक है ना, अब ध्यान से सुनना, 5 फोटोन गिर रहे हैं, हर फोटोन की जो फ्रीक्वेंसी है वो 50 हर्ट्ज है। हर फोटोन की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 50 हर्ट्ज। अब आपने किया लाइट की फ्रीक्वेंसी को बढ़ा दिया,
फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने से पहले कितने फोटोन गिर रहे थे? 5। फ्रीक्वेंसी बढ़ाने के बाद में कितने फोटोन होंगे? 5 ही होंगे। फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से जो 50 हर्ट्ज की क्या हो जाएगा? 60 हर्ट्ज, 70 हर्ट्ज ऐसे हो जाएगा। और फ्रीक्वेंसी बढ़ने से क्या चीज बढ़ जाएगी? एनर्जी। तो फ्रीक्वेंसी बढ़ने का मतलब नंबर ऑफ फोटोन जो गिर रहे हैं वो नहीं बढ़ते हैं, केवल जो फोटोन गिर रहे हैं उसकी एनर्जी बढ़ती है। ठीक है, लेकिन अब आते हैं इंटेंसिटी पे। इंटेंसिटी इज रिलेटेड टू नंबर ऑफ फोटोन इंसिडेंट। ठीक है, जैसे ये मेटल सरफेस पे गिरे 5 इलेक्ट्रॉन, सॉरी 5 फोटोन। हर फोटोन की जो फ्रीक्वेंसी है वो है 50 हर्ट्ज। आपने क्या किया? इंटेंसिटी को बढ़ा दिया। इंटेंसिटी को क्या किया? इंक्रीज। तो इंटेंसिटी को इंक्रीज करने से जो पहले 5 फोटोन थे वो 5 की जगह 7, 8, 9, 10, 11 ऐसे हो सकते हैं। लेकिन पहले फ्रीक्वेंसी कितनी थी सबकी? 50। तो अभी भी कितनी रहेगी? 50। फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी, इसका मतलब एनर्जी भी चेंज नहीं होगी। तो इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है कई बच्चों को, तो ये ध्यान रखना है। इंटेंसिटी बढ़ाने से लाइट की एनर्जी नहीं बढ़ती है। इंटेंसिटी बढ़ाने से नंबर ऑफ फोटोन बढ़ते हैं, एनर्जी वो क्यों ही रहती है। पहले जो लाइट आ रही थी वो 100 जूल की थी, अभी भी जो लाइट आ रही है वो 100 जूल की है, बस पहले लाइट में 5 फोटोन थे, 50 है, 10 है, 20 है, ऐसा। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है? फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से पहले 5 फोटोन थे, अभी भी 5 फोटोन है, लेकिन पहले 5 फोटोन 100 जूल के थे माना कि, तो अब 5 फोटोन 200 जूल के, 250 जूल के, 500 जूल के, इस तरीके के होंगे। तो इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी में डिफरेंस पता होना चाहिए। ठीक है, अब अपन एक्सपेरिमेंटल स्टडी यानी कि इफेक्ट देख रहे हैं, तो वो डायग्राम में वापस शॉर्ट में बना देता हूं छोटा सा। मेटल प्लेट है 2, मेटल प्लेट को किससे कनेक्ट कर रखा है? बैटरी से कनेक्ट कर रखा है, और यहां पर माइक्रो एमीटर लगा रखा है। ये पोटेंशियल है, ये वेरिएबल बैटरी है, कैथोड एनोड, लाइट गिर रही है। तो क्या क्या चीजें हैं अपने पास में? एक तो है इंटेंसिटी ऑफ लाइट। इंटेंसिटी ऑफ लाइट का मतलब क्या? नंबर ऑफ फोटोन। तो इंटेंसिटी बढ़ाने से घटाने से क्या होगा करंट पे, वो अपने को देखना है। फिर अपने को देखना है फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। फ्रीक्वेंसी घटाने बढ़ाने से करंट पे क्या होगा। फिर अपने को इसका भी इफेक्ट देखना है पोटेंशियल का। तो पोटेंशियल ऑफ या पोटेंशियल डिफरेंस, अप्लाइड पोटेंशियल या बैटरी का पोटेंशियल वोल्टेज, इस तीनों का इफेक्ट देखना है। अपन एक एक करके सबका इफेक्ट देखेंगे। जब अपन इंटेंसिटी का इफेक्ट देखेंगे तो बाकी 2 चीजों को कांस्टेंट रखेंगे। सारी चीजों को एक साथ वेरी कर दोगे, इंटेंसिटी बढ़ा दी, पोटेंशियल घटा दिया, फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी, फिर करंट अगर बढ़ गई तो पता कैसे चलेगा कि तीनों में से किसकी वजह से करंट बढ़ी है। तो एग्जैक्ट पता करने के लिए क्या किया जाता है कि इंटेंसिटी का असर देखना है तो बाकी 2 चीजों को फिक्स रखा जाता है, ताकि फिर करंट बढ़ रही है या घट रही है वो अपने को पता चले। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट है इस एक्सपेरिमेंटल हिस्ट्री का, इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट। इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट। ठीक है, क्या किया? इंटेंसिटी को इंक्रीज किया। तो कीपिंग, या डायरेक्ट लिख सकते हैं अपन, फ्रीक्वेंसी और पोटेंशियल, बैटरी का जो पोटेंशियल है, इन दोनों को कांस्टेंट रखा। इन दोनों को कांस्टेंट रख के इंटेंसिटी को बढ़ाया। ऑन इंक्रीजिंग इंटेंसिटी, अब आप बताओ आपके हिसाब से क्या होना चाहिए। इंटेंसिटी अगर बढ़ाई तो फोटोन बढ़ेंगे। पहले 5 फोटोन गिर रहे थे, 50 गिर रहे हैं, तो करंट बढ़ेगी कि घटेगी? बढ़ेगी। क्यों? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे। ठीक है, तो इंटेंसिटी इंक्रीज करने से ऐसा देखा गया कि इसके अंदर करंट इंक्रीज हो रही है। अब उसका फाइनल कंक्लूजन क्या है वो अपन बाद में देखेंगे, अभी तो अपन केवल एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। क्यों ऐसा हुआ, क्यों नहीं हुआ, ये सब बातें कंक्लूजन में आएगी, वो बाद में पढ़ेंगे। अभी केवल अपन लिख रहे हैं कि एक्सपेरिमेंट देखने पे क्या हो रहा है। तो इंटेंसिटी बढ़ाने पे करंट की वैल्यू बढ़ती है। ऑन इंक्रीजिंग इंटेंसिटी फोटो करंट इंक्रीजेस। ऑन इंक्रीजिंग इंटेंसिटी फोटो करंट इंक्रीजेस, और यूं कह सकते हैं फोटो करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी। फोटो करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ लाइट। इसका एक ग्राफ आता है 1 नंबर का। y एक्सिस पे लेना है फोटो करंट, x एक्सिस पे लेना है इंटेंसिटी। जैसे जैसे इंटेंसिटी बढ़ रही है फोटो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ रही है, और वो भी कैसे बढ़ रही है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो y इज प्रोपोर्शनल टू x, यानी कि y इक्वल टू mx, पासिंग स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू
ओरिजिन। तो इंटेंसिटी बढ़ने पे फोटो करंट बढ़ती है, ये तो अपने को मिला रिजल्ट। इस रिजल्ट से कंक्लूजन क्या निकालना है, ये बात की बात है, अपन निकालेंगे, लेकिन अभी केवल इतना ध्यान रखना है, इंटेंसिटी बढ़ाने से फोटो करंट बढ़ती है। इंटेंसिटी का इफेक्ट कब देखा, जब फ्रीक्वेंसी और पोटेंशियल को क्या रखा, कांस्टेंट। ठीक है, दूसरा इफेक्ट अपन देख रहे हैं, इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल। तो पोटेंशियल का इफेक्ट देखेंगे तो बाकी दो चीजों को क्या रखेंगे, कांस्टेंट। तो इंटेंसिटी एंड फ्रीक्वेंसी इज आर केप्ट कांस्टेंट, दोनों की कोई वैल्यू फिक्स कर दी और कांस्टेंट रख दिया। ठीक है, दोनों को कांस्टेंट रख के पोटेंशियल को वेरी करेंगे, तो पोटेंशियल को वेरी करने का एक ग्राफ अपन बनाएंगे। तो दिस वाई एक्सिस पे ले लो आप फोटो करंट या फोटो इलेक्ट्रिक करंट, और एक्स एक्सिस पे ले लिया मैंने पोटेंशियल। जीरो पोटेंशियल होगा जब, देखो लाइट की कुछ ना कुछ इंटेंसिटी है, कांस्टेंट रखी ना, तो लाइट की इंटेंसिटी को मैंने कांस्टेंट रख दिया I1 पे। लाइट गिर रही है, लाइट इसके ऊपर गिर रही है, और पोटेंशियल को कर दिया मैंने जीरो, जीरो पोटेंशियल। करंट होगी कि नहीं होगी, होगी। करंट क्यों होगी, उसका कारण सुनो। लाइट गिर रही है ना, लाइट के गिरने से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे तो इसके अंदर करंट होगी, भले ही पोटेंशियल ना हो। लाइट के गिरने से तो करंट होगी कि नहीं होगी, तो जीरो पोटेंशियल पर भी कुछ ना कुछ करंट तो होगी ही होगी। तो पोटेंशियल की वैल्यू जीरो है, बट फिर भी थोड़ी सी करंट इसके अंदर है। ठीक है, अब क्या करना है, लाइट को छेड़छाड़ नहीं करनी, लाइट तो जितनी थी उतनी की उतनी रखनी है, उसकी ना तो इंटेंसिटी चेंज करनी है ना फ्रीक्वेंसी चेंज करनी है। अब क्या करेंगे, पोटेंशियल को बढ़ाएंगे। तो आपने फर्स्ट सेकंड थर्ड चैप्टर में पढ़ा है ओम्स लॉ, पोटेंशियल को बढ़ाने से करंट बढ़ती है, करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल। तो कीपिंग द इंटेंसिटी एंड फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट, पोटेंशियल को बढ़ाया तो पोटेंशियल को बढ़ाने पे करंट बढ़ती है। तो ऐसा देखा गया कि करंट बढ़ रही है, बढ़ गई करंट। पोटेंशियल को और बढ़ाया, फिर ऐसा देखा गया कि पोटेंशियल को बढ़ाते बढ़ाते करंट बढ़ती है, लेकिन एक वैल्यू आने के बाद में अब करंट का बढ़ना हो चुका है कम, बंद हो चुका है, करंट बिकम्स कांस्टेंट। ऐसा क्यों हुआ उसका भी अपन देखेंगे। अब करंट की डेफिनेशन क्या होती है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। चार्ज कौन है यहां पे, फ्री इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन कहां से निकल रहे हैं, कैथोड से। कैथोड से फ्री इलेक्ट्रॉन जितने निकलने थे उतने सारे निकल चुके, जितने फ्री इलेक्ट्रॉन निकलने थे सारे के सारे इलेक्ट्रॉन निकल गए, सारे के सारे को एनोड ने कलेक्ट कर लिया। तो अब और इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे ही नहीं, बढ़ेंगे ही नहीं, जो है वो के वही फ्लो होते रहेंगे ना, जितने इलेक्ट्रॉन है वो के वो फ्लो होते रहेंगे। तो करंट क्या हो जाएगी, कांस्टेंट। तो क्या होगा, पोटेंशियल बढ़ाने पे, तो जैसे जैसे पोटेंशियल बढ़ा रहे थे करंट पहले बढ़ रही थी, लेकिन एक टाइम ऐसा आया जब करंट हो गई कांस्टेंट, ऐसी करंट को बोला जाएगा सैचुरेशन करंट। सैचुरेशन करंट, करंट की वैल्यू हो चुकी है सैचुरेट। ठीक है ना, तो यह है पोटेंशियल का इफेक्ट। अब पोटेंशियल बढ़ाने पे करंट बढ़ी, तो पोटेंशियल कम करने पे करंट कम भी होनी चाहिए, तो वो भी करके देखते हैं। तो पोटेंशियल को किया कम, ये बैटरी है ना, इसके पोटेंशियल को कम किया, तो पोटेंशियल को कम करने पे करंट कम भी होती है। पोटेंशियल को जीरो करने पे करंट जीरो होती है क्या, पोटेंशियल को जीरो करने पे करंट जीरो होगी क्या, नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, लाइट की वजह से है, लाइट तो उतनी की उतनी है। लेकिन क्या पोटेंशियल को नेगेटिव किया जा सकता है क्या, किया जा सकता है। कैसे, अभी बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल इधर है, बैटरी को चेंज कर दूं, ऐसे कर दिया। अरे भाई पहले ये वाली प्लेट को क्या कौन सा चार्ज दे रखा था, नेगेटिव, बैटरी को उल्टा कर दिया, अब क्या हो गया, पॉजिटिव, रिवर्स कर दिया। तो बैटरी का पोटेंशियल अब रिवर्स डायरेक्शन में -1, -2, -3 ऐसे बढ़ा रहे हैं। तो बैटरी का पोटेंशियल चेंज कर दिया रिवर्स में, तो अब ऐसा देखा गया कि करंट की वैल्यू क्या होती है, कम, और कम होते होते किसी एक पॉइंट पर आकर के जीरो हो जाती है। पोटेंशियल की वो नेगेटिव वैल्यू जिस पर करंट जीरो हो जाती है, उसका कोई ना कोई नाम है, वो अपन देखेंगे। करंट रुक गई, इसको बोला जाता है स्टॉपिंग पोटेंशियल। क्या बोलते हैं इसको, स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो दिस इज द इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल ऑन फोटो करंट। जैसा इससे पहले अपन ने क्या देखा था, इंटेंसिटी का इफेक्ट। इंटेंसिटी बढ़ाने पे करंट बढ़ती है, इंटेंसिटी कम करने पे करंट कम होती है। यहां पर क्या है, पोटेंशियल बढ़ाने पे करंट बढ़ रही है, पोटेंशियल कम करने पे करंट कम हो रही है। लेकिन कुछ एडिशनल चीजें भी हैं। पोटेंशियल बढ़ाते बढ़ाते किसी एक वैल्यू पर करंट का बढ़ना बंद हो चुका है, करंट सैचुरेट हो चुकी है, जितने इलेक्ट्रॉन निकलने थे सारे निकल चुके हैं, अब वही के वही फ्लो होते जा रहे हैं। तो करंट क्या हो गई, कांस्टेंट। करंट को जीरो करना है तो बैटरी को क्या करना पड़ा, रिवर्स।
बैटरी को रिवर्स करते ही -1, -2, -3 रिवर्स डायरेक्शन में बैटरी का वोल्टेज बढ़ाया, तो जो लाइट की वजह से करंट थी वो भी कम हो गई, धीरे धीरे कम होते होते जीरो हो गई। तो पोटेंशियल की वो नेगेटिव वैल्यू, पोटेंशियल की वो रिवर्स वैल्यू जिस पर फोटो करंट बिकम्स जीरो, दैट पोटेंशियल इज कॉल्ड स्टॉपिंग पोटेंशियल। इस सारी प्रोसेस के अंदर इंटेंसिटी कैसी है? कांस्टेंट। लेकिन कांस्टेंट की वैल्यू क्या है? I1। तो ये जो सारा काम हुआ है किसी I1 इंटेंसिटी पे हुआ है। अब इसको दिमाग में ये सोच लो कि इसको मैंने मिटा दिया, हटा दिया इसको। अब ये सारा काम करना है किसी और इंटेंसिटी पे। रखनी तो इंटेंसिटी को कांस्टेंट है। जैसे पहले माना कि इंटेंसिटी की वैल्यू 10 थी, तो हर जगह पर इंटेंसिटी की वैल्यू 10 है तो कांस्टेंट। अब की बार इंटेंसिटी की वैल्यू को कांस्टेंट रखना है, लेकिन 20 पे रखना है। तो बताओ इंटेंसिटी बढ़ी कि कम हुई? इंटेंसिटी बढ़ने पे करंट बढ़ती है कि कम होती है? बढ़ती है। तो ठीक है, अब ये समझ लो कि नाउ इंटेंसिटी इज कांस्टेंट बट इट इज I2। अब मुझे बताओ, जब बैटरी का पोटेंशियल जीरो होगा, बैटरी का पोटेंशियल जीरो होगा तो करंट होगी या नहीं होगी? होगी। I1 इंटेंसिटी पे इतनी करंट थी, तो I2 पे कम होगी कि ज्यादा होगी? ज्यादा। क्यों? क्योंकि इंटेंसिटी ज्यादा है। ज्यादा इंटेंसिटी पे जो स्टार्टिंग करंट है वो कैसी होगी? ज्यादा होगी। अब आपने पोटेंशियल बढ़ाया, तो पोटेंशियल बढ़ने पे क्या होगा? पोटेंशियल बढ़ने पे करंट बढ़ेगी। लेकिन बढ़ते बढ़ते जितने इलेक्ट्रॉन निकलने थे कैथोड से सारे निकल चुके, करंट बिकम्स कांस्टेंट। अब करंट नहीं बढ़ रही है, सैचुरेट हो चुकी है। दिस इज सैचुरेशन करंट। पोटेंशियल बढ़ाने पे करंट बढ़ रही थी, तो पोटेंशियल कम करने पे करंट कम भी होगी। तो पोटेंशियल कम करने पे करंट कम हुई, लेकिन पोटेंशियल को जीरो करने पे करंट जीरो होगी क्या? नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? ये करंट तो लाइट की वजह से है। फिर भी अगर आप चाहते हो कि करंट को जीरो किया जाए तो क्या करेंगे? बैटरी को पलट देंगे। बैटरी को पलटने से नेगेटिव वैल्यू आएगी, तो पोटेंशियल को नेगेटिव साइड में बढ़ाते जाओ, तो नेगेटिव पोटेंशियल की वो नेगेटिव वैल्यू जिस पे करंट जीरो हो जाती है उसको क्या बोला जाता है? स्टॉपिंग पोटेंशियल। ये सारा काम किस इंटेंसिटी पे हुआ? I2 पे। ठीक है ना? एक ग्राफ और बनाते हैं। इन दोनों ग्राफ को दिमाग से हटा दो, ऐसा सोच लो कि खाली जगह है, कुछ भी नहीं है। अब की बार इंटेंसिटी क्या रखनी है? I3 और ज्यादा। पहले इंटेंसिटी 10 थी, अब 20, फिर 20 थी, अब कर दिया 30। है तो कांस्टेंट, लेकिन इंटेंसिटी थोड़ी बड़ी हुई है। फिर वापस वही रामायण पूरी की पूरी। जीरो पोटेंशियल है, करंट होगी कि नहीं होगी? किसकी वजह से? लाइट की वजह से। इससे और इससे ज्यादा होगी या कम होगी? क्योंकि इंटेंसिटी बढ़ गई। तो बढ़ी हुई इंटेंसिटी पे करंट ज्यादा होती है। करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी। तो जीरो पोटेंशियल पर भी लाइट की वजह से करंट है। पोटेंशियल बढ़ाएंगे तो करंट बढ़ेगी, बढ़ते बढ़ते सैचुरेट हो जाएगी। पोटेंशियल को कम करेंगे, करंट कम होगी। पोटेंशियल को जीरो करने पे करंट जीरो नहीं होगी। नेगेटिव करेंगे यानी कि बैटरी को पलट देंगे। बैटरी को पलटेंगे तो किसी एक वैल्यू पर करंट बिकम्स जीरो, दैट वैल्यू इज कॉल्ड स्टॉपिंग पोटेंशियल। ठीक है ना? तो I1, I2 और I3, बताओ सबसे ज्यादा इंटेंसिटी कौन सी है? I3 इज ग्रेटर देन I2 इज ग्रेटर देन I1। कैसे पता चल रहा है? क्योंकि करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी। ज्यादा करंट ज्यादा इंटेंसिटी, कम करंट कम इंटेंसिटी। ये चीज समझ में आई? तो ये किसका इफेक्ट देखा अपन ने? पोटेंशियल का। कीपिंग द इंटेंसिटी एंड फ्रीक्वेंसी एज कांस्टेंट। अब इसके अंदर एक चीज और देखो, ये क्या है? स्टॉपिंग पोटेंशियल। 5 फोटोन गिर रहे थे, तो करंट को जीरो करने के लिए कितना स्टॉपिंग पोटेंशियल चाहिए था? -V0। 10 फोटोन पे भी कितना चाहिए था? -V0। 50 फोटोन पे भी कितना चाहिए था? -V0। यानी कि नंबर ऑफ फोटोन बढ़ने से स्टॉपिंग पोटेंशियल पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। करंट को जीरो करने के लिए जितना पोटेंशियल चाहिए, सारी इंटेंसिटी पर उतना ही स्टॉपिंग पोटेंशियल चाहिए। तो इस कहानी से क्या समझ में आ रहा है? स्टॉपिंग पोटेंशियल डज नॉट डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी। स्टॉपिंग पोटेंशियल डज नॉट डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी। ये ग्राफ बनाओ, थोड़ा अच्छे से समझ लो, फिर मैं कुछ पॉइंट्स लिखा देता हूं इसके बारे में। तो इस सेकेंड टॉपिक को या इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल को इन सारे पॉइंट्स की हेल्प से समझा जा सकता है। मैं एक बार पढ़ लेता हूं, हालांकि मैंने बता दिया है सारा। फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन पोटेंशियल। पता है जैसे जैसे पोटेंशियल बढ़ रहा है करंट बढ़ रही है, ठीक है। लेकिन इस टाइम पे इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी को रखना है कांस्टेंट। एट अ सर्टेन स्टेज करंट बिकम्स मैक्सिमम। ये देखो करंट मैक्सिमम हो चुकी है, और अब अगर आप पोटेंशियल को बढ़ा रहे हो तो भी करंट नहीं बढ़ रही है, क्योंकि करंट मैक्सिमम हो चुकी है, सैचुरेट हो चुकी है, और इस मैक्सिमम वैल्यू को ही क्या बोला जाता है? सैचुरेशन करंट।
अब करंट को, पोटेंशियल को डिक्रीज करेंगे तो करंट भी डिक्रीज होगी, और अगर आप पोटेंशियल को रिवर्स कर दो, बैटरी की पोलरिटी को चेंज कर दो, तो नेगेटिव पोटेंशियल या रिवर्स पोटेंशियल होगा। तो जैसे ही आप बैटरी की पोलरिटी को चेंज करोगे तो करंट धीरे धीरे कम होगी, और कम होते होते क्या हो जाएगी, जीरो। किसी एक वैल्यू पर करंट बिकम्स जीरो। तो पोटेंशियल की वो नेगेटिव वैल्यू या पोटेंशियल की वो रिवर्स वैल्यू जहां पर करंट, फोटो इलेक्ट्रिक करंट जीरो हो जाती है, उस रिवर्स वैल्यू ऑफ पोटेंशियल को कट ऑफ पोटेंशियल या स्टॉपिंग पोटेंशियल बोलते हैं। इंटेंसिटी भले ही अलग अलग है, लेकिन सबका स्टॉपिंग पोटेंशियल कैसा है, सेम। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल डज नॉट डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी या इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी। दिस इज द इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल ऑन फोटो इलेक्ट्रिक करंट। तीसरा इफेक्ट अपन देखते हैं फ्रीक्वेंसी का। फ्रीक्वेंसी का इफेक्ट देखने के लिए अपन इंटेंसिटी को रखेंगे कांस्टेंट, इंटेंसिटी को कांस्टेंट रख दिया, ठीक है। अब डायग्राम आपको पता ही है, एक्सपेरिमेंटल सेटअप पता है आपको। तो यहां पर लेनी है फोटो करंट, पोटेंशियल को लिया अपन ने एक्स एक्सिस पे, पोटेंशियल को भी वेरी करेंगे किसी एक फ्रीक्वेंसी पे, ठीक है। अब इंटेंसिटी की वैल्यू है आई, कांस्टेंट है। अब मुझे बताओ, अगर मैंने पोटेंशियल को जीरो रखा, बैटरी का पोटेंशियल जीरो, करंट होगी या नहीं होगी, होगी। करंट किसकी वजह से होगी, लाइट की वजह से, इंटेंसिटी की वजह से ये इतनी करंट है, ठीक है। इंटेंसिटी तो कांस्टेंट है ही है, फ्रीक्वेंसी भी कांस्टेंट है, और कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी की जो वैल्यू है वो न्यू वन, या आपकी इच्छा हो तो आप इसको F1 बोल दो। फ्रीक्वेंसी इज F1 या न्यू वन, कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी है लेकिन कांस्टेंट है। अब मुझे बताओ, पोटेंशियल जीरो था, फिर भी इतनी करंट तो है। ये करंट किसकी वजह से है, इंटेंसिटी की वजह से, लाइट की वजह से। फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कितनी है, न्यू वन। अब मुझे बताओ, अगर मैं पोटेंशियल को बढ़ाऊं तो क्या होगा, पोटेंशियल को बढ़ाने पे करंट इंक्रीजेस एट अ सर्टेन वैल्यू, करंट बिकम्स, नाउ ऑन इंक्रीजिंग पोटेंशियल करंट डज नॉट इंक्रीजेस। तो अब आप करंट, पोटेंशियल को बढ़ाओगे तो भी करंट इंक्रीज नहीं होगी। पोटेंशियल को कम करने पे करंट क्या होगी, कम। जीरो करने पे जीरो नहीं होगी। फिर बैटरी को पलट दोगे, रिवर्स कर दोगे। अब आप रिवर्स डायरेक्शन में पोटेंशियल बढ़ाओगे तो करंट धीरे धीरे क्या होगी, कम। तो करंट धीरे धीरे कम होगी, कम होते होते क्या हो जाएगी, जीरो। तो पोटेंशियल की वो नेगेटिव वैल्यू जिस पर करंट बिकम्स जीरो, दैट इज कॉल्ड स्टॉपिंग पोटेंशियल। ये सारा काम कौन सी फ्रीक्वेंसी पे किया, न्यू वन पे। अब मैंने क्या किया, फ्रीक्वेंसी को किया चेंज न्यू टू, लेकिन इंटेंसिटी को वही रखा। इससे पहले वाले डायग्राम में क्या कर रहे थे, फ्रीक्वेंसी को वही रख रहे थे, इंटेंसिटी को I1 I2 I3 कर रहे थे। अब मेरी बात सुनना ध्यान से, फ्रीक्वेंसी को बढ़ाया, ठीक है ना। फ्रीक्वेंसी को रखा तो कांस्टेंट है, लेकिन बढ़ा करके कांस्टेंट रखा। पहले माना कि 50 हर्ट्ज थी, तो अब मैंने 100 हर्ट्ज कर दिया, फ्रीक्वेंसी को बढ़ा दिया, कांस्टेंट है, ठीक है ना। इंटेंसिटी जो पहले थी वही है। पोटेंशियल जब जीरो होगा तो करंट होगी कि नहीं होगी, होगी। लेकिन पहले जो करंट थी वो कितनी फ्रीक्वेंसी पर थी, अब जो करंट होगी वो कितनी फ्रीक्वेंसी की वजह से होगी, तो बढ़ेगी, कम होगी, या उतनी रहेगी, उतनी ही रहेगी, क्योंकि करंट डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी। इंटेंसिटी को तो चेंज किया ही नहीं, तो दूसरी वाली फ्रीक्वेंसी पर भी करंट, जो स्टार्टिंग करंट है वो उतनी की उतनी ही रहेगी, बिल्कुल भी चेंज नहीं होगी। अब बताओ, इस फ्रीक्वेंसी पे पोटेंशियल को बढ़ाओगे, पोटेंशियल को बढ़ाने पे क्या होगा, करंट बढ़ेगी, बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम हो जाएगी, मैक्सिमम होते होते सैचुरेट हो जाएगी। पोटेंशियल को कम करोगे, करंट कम होगी, कम होते होते क्या हो जाएगी, पोटेंशियल जीरो करने पे जीरो नहीं होगी। जीरो करना है तो बैटरी को क्या करना पड़ेगा, रिवर्स। बैटरी को रिवर्स डायरेक्शन में किया, अब नेगेटिव डायरेक्शन में आप पोटेंशियल बढ़ा रहे हो, तो क्या होगा, धीरे धीरे करंट कम होगी, कम होते होते जीरो हो जाएगी। लेकिन अब की बार करंट जो जीरो हुई है वो किसी और स्टॉपिंग पोटेंशियल पर हुई है, ठीक है, किसी और स्टॉपिंग पोटेंशियल पे हुई है। ये स्टॉपिंग पोटेंशियल मैग्नीट्यूड में इससे ज्यादा है कि कम है, ज्यादा है, तो ज्यादा स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो पहले वाली फ्रीक्वेंसी कितनी थी, 50 हर्ट्ज, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल कैसा था, कम। बाद वाली फ्रीक्वेंसी कितनी है, 100 हर्ट्ज, मतलब वो एग्जांपल है, ऐसा याद नहीं रखना है। फ्रीक्वेंसी बढ़ी तो स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ गया, जबकि इंटेंसिटी कैसी है, सेम। थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा आपको, इंटेंसिटी सेम होती है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम होता है। फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रहा है, इंटेंसिटी पे नहीं कर रहा है। अब मैंने फ्रीक्वेंसी को कर दिया न्यू 3 और चेंज कर दिया, लेकिन इंटेंसिटी को चेंज नहीं किया, केवल फ्रीक्वेंसी को चेंज किया। माना कि इसको मैंने कर दिया 150 हर्ट्ज। बताओ जीरो पोटेंशियल पे करंट होगी कि नहीं होगी, इससे ज्यादा, कम, या इतनी, इतनी। इंटेंसिटी पे डिपेंड करती है, सेम करंट। पोटेंशियल बढ़ाने पे करंट बढ़ेगी,
मैक्सिमम हो जाएगी, सैचुरेट हो जाएगी, पोटेंशियल कम करने पे करंट कम होगी, पोटेंशियल जीरो करने पे भी करंट रहेगी, पोटेंशियल को पलट दिया नेगेटिव डायरेक्शन में करंट धीरे धीरे जीरो हो जाएगी। लेकिन जिस पोटेंशियल पे करंट जीरो होगी दैट पोटेंशियल इज कॉल्ड स्टॉपिंग पोटेंशियल। लेकिन अब की बार वाला जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो और ज्यादा है, ठीक है। तो ये वाला काम कौन सी फ्रीक्वेंसी पे हुआ, ν1 पे। ये किस पे हुआ, ν2 पे। ये किस पे हुआ, ν3 पे। और ये लाइन किस पे बनी, ν1 पे, ν2 पे, ν3 पे, सब पे एक ही ग्राफ बना, ठीक है। ν3 इज ग्रेटर देन ν2 इज ग्रेटर देन ν1। स्टॉपिंग पोटेंशियल ज्यादा, फ्रीक्वेंसी ज्यादा। समझ में आई बात। तो ये है फ्रीक्वेंसी का इफेक्ट। अब मुझे ये बताओ, बहुत आसानी से आपको समझ में आ रहा होगा, करंट जो होती है ना, करंट वो इंटेंसिटी पे डिपेंड करती है कि फ्रीक्वेंसी पे, इंटेंसिटी पे। करंट किस पे डिपेंड नहीं करती है, फ्रीक्वेंसी। सारी फ्रीक्वेंसी पे एक जैसी करंट है। पहली बात समझ में आ गई। दूसरी बात, स्टॉपिंग पोटेंशियल किस पे डिपेंड नहीं करता है, इंटेंसिटी पे। और स्टॉपिंग पोटेंशियल किस पे डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी पे। समझ में आई। तो इसको आप ग्राफ बनाओ, फिर मैं पॉइंट्स लिखा देता हूं। तो थर्ड पॉइंट को इन सारे स्टेटमेंट से समझा जा सकता है। जो इसके अंदर समझा वही लिखा है मैंने। पहली चीज तो क्या कि सैचुरेशन करंट, ये वाली जो करंट है ये सारी फ्रीक्वेंसी पे सेम है। इसका मतलब क्या हुआ, सैचुरेशन करंट इज सेम फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो अब फर्स्ट और थर्ड पॉइंट को मिला दो, तो करंट किस पे डिपेंड करती है, करंट डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी। किस पे डिपेंड नहीं करती है, फ्रीक्वेंसी पे। फ्रीक्वेंसी को आपने इतना चेंज कर दिया, करंट का कोई असर ही नहीं हुआ। लेकिन स्टॉपिंग पोटेंशियल पे असर हुआ। स्टॉपिंग पोटेंशियल किस पे डिपेंड नहीं कर रहा था, इंटेंसिटी पे। किस पे कर रहा है, फ्रीक्वेंसी पे। ज्यादा फ्रीक्वेंसी ज्यादा स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब केवल एक स्टॉपिंग पोटेंशियल का भी अपन वेरिएशन देखेंगे, इसको नोट कर लो। अब अपन ने ये तो देख लिया कि स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है, इंटेंसिटी पे नहीं करता है। ये भी अपने को एक्सपेरिमेंट से पता चला कि फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पे स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ता है, लेकिन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, किसके है, वो भी अपने को देखना है। तो एक्सपेरिमेंट से ही देख रहे हैं अपन। तो अपने पास एक्सपेरिमेंटल सेटअप है, उसके अंदर अपन फ्रीक्वेंसी बढ़ा करके स्टॉपिंग पोटेंशियल को देखेंगे। तो वाई एक्सिस पे लिया मैंने स्टॉपिंग पोटेंशियल यानी कि V0, और एक्स एक्सिस पे ली मैंने फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट या इंसिडेंट रेडिएशन, दिस इज न्यू। तो वाई एक्सिस पे V0 है, एक्स एक्सिस पे न्यू है। सबसे पहले रखा फ्रीक्वेंसी को जीरो फ्रीक्वेंसी पे स्टॉपिंग पोटेंशियल भी जीरो है। एक्सपेरिमेंटली पता चला, मैं कोई थ्योरी नहीं बता रहा हूं, आपको समझा नहीं रहा हूं। एक्सपेरिमेंट करने से क्या देखा गया वो बता रहा हूं मैं। तो एक्सपेरिमेंट में फ्रीक्वेंसी को जीरो रखा तो स्टॉपिंग पोटेंशियल मिला ही नहीं। अच्छा, स्टॉपिंग पोटेंशियल है क्या, जहां पर करंट जीरो होती है। अब स्टॉपिंग पोटेंशियल है ही नहीं, इसका मतलब करंट को जीरो करना ही नहीं पड़ा। और करंट को जीरो क्यों नहीं करना पड़ा होगा, क्योंकि करंट फ्लो ही नहीं हुई होगी। यही तो मतलब है इसका मतलब जीरो फ्रीक्वेंसी पे कोई करंट फ्लो नहीं होती। फिर फ्रीक्वेंसी को थोड़ा सा बढ़ाया, तो थोड़ा सा बढ़ाने पर भी स्टॉपिंग पोटेंशियल नहीं मिला। समझ रहे हो बात। फ्रीक्वेंसी को थोड़ा सा बढ़ाने पे भी स्टॉपिंग पोटेंशियल नहीं मिला। मैं वापस पूरी लाइनों को रिपीट कर रहा हूं। स्टॉपिंग पोटेंशियल का मतलब होता है करंट को रोकना। स्टॉपिंग पोटेंशियल नहीं मिला, इसका मतलब करंट को रोकना नहीं पड़ा। करंट को क्यों नहीं रोकना पड़ा, क्योंकि करंट फ्लो ही नहीं हो रही थी, यानी कि इस फ्रीक्वेंसी पे भी करंट फ्लो नहीं हुई। फिर फ्रीक्वेंसी को थोड़ा और बढ़ाया, तब जाकर के स्टॉपिंग पोटेंशियल थोड़ा सा मिला। फिर फ्रीक्वेंसी को और बढ़ाया, तो अब स्टॉपिंग पोटेंशियल थोड़ा बढ़ा, फिर थोड़ा और बढ़ा, फिर थोड़ा और बढ़ा। तो फ्रीक्वेंसी बढ़ने से स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, लेकिन किसी सर्टेन वैल्यू के बाद में। उस सर्टेन वैल्यू को मैं बोल रहा हूं ν0। ये चीज समझ लेना ध्यान से। दिस इज द मिनिमम फ्रीक्वेंसी, आफ्टर दैट करंट विल फ्लो इन द सर्किट। इससे कम फ्रीक्वेंसी पे, ध्यान से देखो, इससे कम फ्रीक्वेंसी पे करंट ही फ्लो नहीं हो रही है। करंट फ्लो नहीं हो रही है तो रोकना नहीं पड़ रहा है, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल नहीं मिल रहा है। तो जहां पर स्टॉपिंग पोटेंशियल नहीं मिल रहा है, इसका मतलब वहां पर कोई करंट फ्लो नहीं हो रही है। तो सबसे पहले करंट कौन सी फ्रीक्वेंसी पे फ्लो होना शुरू होती है, ν0 पे। दिस इज द मिनिमम फ्रीक्वेंसी जहां पर करंट फ्लो हो रही है। दिस इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ये किसी मेटल 1 के लिए है, मेटल ए के लिए। अब इस ग्राफ को तो भूल जाओ, कोई और मेटल की बात करते हैं। तो किसी और मेटल के लिए अगर बात करेंगे तो हो सकता है कि यहां से करंट फ्लो होना शुरू हो। दिस इज कॉल्ड ν0। उस मेटल के लिए तो अलग फ्रीक्वेंसी चाहिएगी, तीसरे मेटल के लिए तीसरी फ्रीक्वेंसी चाहिएगी। तो ये ग्राफ किसी और मेटल के लिए बनेगा, बी के लिए। तो इस ग्राफ से क्या समझ में आ रहा है,
स्टॉपिंग पोटेंशियल इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी, लेकिन स्टॉपिंग पोटेंशियल किससे पहले नहीं मिलता है? न्यू नोड से। दिस फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। क्लियर? इसको बना लीजिए। तो ये फ्रीक्वेंसी वाला और स्टॉपिंग पोटेंशियल वाला जो ग्राफ है, इसके भी कंक्लूजन देख लेते हैं। हालांकि बता दिया मैंने बोल के, लेकिन रिटर्न में भी देख लो। स्टॉपिंग पोटेंशियल इंक्रीजेस लीनियरली विद द फ्रीक्वेंसी। लीनियरली का मतलब क्या? फर्स्ट पावर के साथ। स्क्वायर से नहीं बदल रही है, क्यूब से नहीं बदल रही है, स्ट्रेट लाइन है ना, तो लीनियरली स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ रहा है फ्रीक्वेंसी के साथ में। लेकिन अपन ने ग्राफ में देखा था कि फ्रीक्वेंसी और स्टॉपिंग पोटेंशियल ये यहां से शुरू हो रहा है ग्राफ। दिस इज, इस फ्रीक्वेंसी से पहले तो कोई ग्राफ ही नहीं है, तो इस फ्रीक्वेंसी को क्या बोला? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ये वो सबसे कम फ्रीक्वेंसी है जिसके आगे ग्राफ शुरू हुआ। तो देयर एग्जिस्ट अ सर्टेन कट ऑफ फ्रीक्वेंसी या मिनिमम फ्रीक्वेंसी फॉर विच स्टॉपिंग पोटेंशियल इज जीरो। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल जीरो है कहां पर? न्यू नोड पे। ये एक सर्टेन कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है, इसके बाद में ही स्टॉपिंग पोटेंशियल शुरू हो रहा है। स्टॉपिंग पोटेंशियल के बारे में मैंने बता दिया, करंट को रोकने का काम करता है। इससे पहले स्टॉपिंग पोटेंशियल है ही नहीं, करंट को रोकना नहीं पड़ रहा है क्योंकि करंट फ्लो नहीं हो रही है। तो ये वो फ्रीक्वेंसी है जिससे नीचे कोई करंट फ्लो नहीं होती है। अच्छा, करंट क्यों नहीं फ्लो होती है? जैसे लाइट मेटल पे गिरी, अगर मेटल से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा तो करंट फ्लो हो जाएगी। लाइट के गिरने से इलेक्ट्रॉन बाहर ही नहीं निकलेगा तो करंट फ्लो नहीं होगी। तो इस फ्रीक्वेंसी को क्या बोला जाता है? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। वेरी इंपॉर्टेंट। द मिनिमम वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी बिलो विच नो फोटो करंट फ्लोज। इस फ्रीक्वेंसी से पहले कोई फोटो करंट फ्लो नहीं होगी। या दूसरा, द मिनिमम वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट रिक्वायर्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन टू एस्केप फ्रॉम द मेटल सरफेस। इलेक्ट्रॉन को मेटल से बाहर निकलना है तो एनर्जी चाहिए। एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। मैंने बताया था शुरू में, एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। कैसे? लाइट की एनर्जी h न्यू होती है, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी एनर्जी बढ़ेगी, फ्रीक्वेंसी कम होगी एनर्जी कम होगी। अगर किसी इलेक्ट्रॉन को मेटल से बाहर निकलने के लिए 100 जूल की एनर्जी चाहिए तो वो 100 जूल की एनर्जी कहां से मिलेगी? इसको फ्रीक्वेंसी से। अगर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कम होगी, एनर्जी 100 जूल से कम रह जाएगी, तो इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेगा। तो मिनिमम अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। फॉर टू डिफरेंट मेटल थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसीज आर डिफरेंट। ऑब्वियस सी बात है, एक मेटल से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने के लिए 100 जूल एनर्जी चाहिए, दूसरे से 120 जूल एनर्जी चाहिए, तो 100 जूल के करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी अलग होगी, 120 के लिए फ्रीक्वेंसी अलग होगी। ठीक है ना? तो एनर्जी अलग तो फ्रीक्वेंसी अलग। तो दो अलग अलग मेटल के लिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी अलग अलग होती है। ठीक है? फिर आगे, अगर लाइट की एनर्जी 100 जूल से कम है, इसका मतलब लाइट की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम है, इलेक्ट्रॉन कभी निकल ही नहीं सकता। आप इंटेंसिटी को कितना भी बढ़ा दो। कहने का मतलब यह कि इसके ऊपर 5 फोटोन गिर रहे हैं, हर फोटोन की एनर्जी 10 जूल है, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने के लिए 100 जूल की एनर्जी चाहिए। तो एक फोटोन की एनर्जी कितनी? 10 जूल। एनर्जी चाहिए कितनी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने के लिए? 100 जूल। क्या इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा? क्या नहीं निकलेगा। आप चाहो तो इसके ऊपर 50,000 फोटोन गिरा दो, 10-10 जूल के 50,000, 5 लाख, 5 करोड़ फोटोन गिरा दो, एक भी इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेगा। यानी कि इंटेंसिटी को चाहे जितना बढ़ा दो, अगर फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसी से कम है, इसका मतलब फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन नहीं होगा। यानी कि इलेक्ट्रॉन का बाहर निकलना इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है कि फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है? फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। ठीक है ना? तो यह है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का जो एक्सपेरिमेंट है उसके रिजल्ट्स। अब इसके कंक्लूजन अपन अब पढ़ेंगे, यह सब क्यों हो रहा है, उसके कंक्लूजन अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है।